हाय गाइस। हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय। तो नंबर सिस्टम की सीरीज़ में हम अपना आज तीसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आज हम लोग पढ़ेंगे सम ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर फास्टर कैलकुलेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके के एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया या इवन कैंपस प्लेसमेंट हो गया, तो इसमें आपको एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट? तो जब तक आप टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भले ही आपका आंसर सही क्यों ना हो, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इट्स बेटर कि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है एंड अभी ही हम इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ लेते हैं कि लाइक जहाँ पे भी हम अपने टाइम को जितना बचा सकें, वो हमारे लिए आगे जाके उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर और सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, किस तरीके से नंबर्स को हम लोग अर्थमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं एंड कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी देखेंगे जो कि मैंने वैदिक मैथमेटिक्स से उठाई हुई है। एंड आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो लाइए स्टार्ट करते हैं अब इसको, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे पहले कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है बेटा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि लाइक कोई भी नंबर है, अगर आप जैसे मैंने 2 लिखा, ठीक है, और सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका कोई ऐसा नंबर है 2 3 4 ही ले रहा हूँ मैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर का सम है, ठीक है, और उस दोनों के सम में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो क्या करोगे आप कि वो 3 और 4 है जैसे, तो इसमें क्या करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से करोगे, ठीक है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे। तो यहाँ से जो आपका सम बन के आएगा वो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8, तो ये बन के आ जाएगा 14, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ भी दोगे ना इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही रहेगा और 4 और 3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा ना, तो ये 14 बन जाएगा। देखो वही चीज़ है। ये चीज़ का फर्क आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा जब लेकिन आपके नंबर्स बड़े होंगे ना, जैसे कि मान लो मैंने बोला यहाँ पे लिखा 128, फिर मैंने यहाँ लिखा 245, यहाँ पे लिखा मैंने 999। जब आप इस तरीके के नंबर्स को अगर जोड़ोगे, तब यहाँ पे आपको अगर इन दोनों को जोड़ोगे, 3 3 डिजिट का है कैरी वैरी करके, या ऑटोमेटिकली 4 डिजिट का बन जाएगा, फिर 4 into 3 डिजिट करोगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। यहाँ पे पहले एक बार इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उन दोनों को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, उसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा, राइट? ठीक है। तो सेम चीज हमारा कहाँ पे होता है, यही सेम चीज हम लोग करते हैं माइनस के केस में भी। तो माइनस में भी कुछ नहीं है, माइनस में भी सेम चीज है। मैं छोटे नंबर को लेके बता रहा हूँ, जैसे 8 हो गया और यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे लिखा -2। तो सिंपल है, 8 4 यहाँ पे लिखा मैंने 32 और -8 into 2 लिखा 16, तो यहाँ पे हो गया 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा, इसी बात पे थोड़ा सा मैं तुमको बॉड मास भी बता देता हूँ। बॉड मास आई होप इसके लिए मैं कोई सेशन नहीं लेने वाला हूँ, बट हाँ, जानकारी में रहना चाहिए। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि बॉड मास का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा तुमको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, बस 1 मिनट देना, ठीक है। चलो, तो बॉड मास का मतलब क्या होता है बेटा, BOD MAS, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ, तो पहले आपका यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा एडिशन, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, राइट? तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो जैसे मैंने लिखा 2 + 2 ÷ 2, बहुत बार सुना होगा ना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली किसी से जल्दी में पूछ लो 2 + 2 ÷ 2, तो आंसर दे देते हैं 2, तो जो कि गलत है, आपको भी पता है क्यों। बॉडमास के अकॉर्डिंगली रूल क्या कहता है, पहले हमको क्या करना है, डिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। तो डिवीजन का प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, और उसके बाद जब हमारा 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसको 2 के साथ ऐड करेंगे, फिर हमारा 3 आ जाएगा, राइट? तो बॉडमास हमेशा क्या होता है, डिवीजन को प्रायोरिटी देता है, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो आएगा। इन केस मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास को अप्लाई करते हैं, राइट? चलो बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लिमिटेशन भी आपको देखनी होगी, 1 मिनट। अब यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन भी देखनी होगी, किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बेटा क्या लिमिटेशन होती है कि वो आपका डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। कहाँ नहीं अप्लाई होता है, डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि यार देखो, डिवीजन में अगर अप्लाई करना होगा ना, तो वहाँ पे नंबर हमारे उस तरीके से जो सेम वैल्यू है LHS RHS में, वो आएगी नहीं। कैसे नहीं आएगी, देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 8 ÷ 4 + 2,
ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा, इसका वैल्यू कितना आएगा पहले ये देखो, 8/4 + 2, तो ये हो जाएगा समवेयर अबाउट 8/6, ये तो डेसिमल में आएगा वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ को मैं अगर ऐसे करूँ, 8/4 प्लस 8/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/8, यहाँ पे आ जाएगा 2/8। तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है और ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। तो इसीलिए वजह से क्या होगा, ये हमारा वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा वो आपका किस में नहीं अप्लाई होगा, किस में नहीं अप्लाई होगा, वो कभी भी डिवीजन में अप्लाई नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं कि डिवीजन में भी लगा के चले हैं, बोले कि सर ने तो बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा लगता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी भी आपका डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। चलो, अब ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट एसोसिएटिव लॉ की तरफ। एसोसिएटिव लॉ बेटा बहुत सिंपल है, ये हमेशा आपका किस में अप्लाई होता है, एडिशन में या तो फिर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। तो एडिशन में कभी और मल्टीप्लिकेशन का नंबर कभी भी आए तो उसमें देखो क्या बोला है, a+b+c में हमारे ब्रैकेट्स चेंज हो सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने लिखा 2+4+8, तो इसका सम कितना बन रहा है, 8×4 = 12, 12 और 2 14 होता है, राइट। ठीक है। तो 14 हो गया हमारा इसका सम। अब 14 में अगर हम यहाँ पे लिखें कि 4+8 हमारा 12 हो रहा है और +2 14, अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 2+4 कितना होता है, 6 होता है, और 8 में इसमें ऐड कर देंगे तो भी कितना बनेगा, 14। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। बेसिकली आप ब्रैकेट चेंज करने के लिए इंडिपेंडेंट हो यहाँ पे। ठीक है। बट ये चीज़ आपको सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं तुमको सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देता हूँ, 2 - 4 - 8। अब यहाँ पे तुम ब्रैकेट को जरा चेंज करके देखो एक बार, अभी आ गया समझ में। 2 - 4 - 8, 2 और -4 करोगे तो -2 बनेगा, -2 -8 क्या बन जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, राइट। अगर यहीं पे आप तुम इसको देखो, 2 - 4 - 8 है, अब यहाँ पे तुम करो कि यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, ठीक। 4 - 8, तो 4 - 8 बेटा कितना होता है, -4 होता है। तो 2 -4 क्या बन गया, 6 बन गया। आई होप ये सब तो पता ही होगा ना, माइनस बाहर निकालोगे तो प्लस आ जाएगा। बहुत बेसिक बता रहा हूँ बेटा, ये सब इतना बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो 2 + 4 हो जाएगा तो तुम्हारा ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो -10 आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये एसोसिएटिव लॉ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे पूरी पूरी। अब आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ देखो, देखने से लग रहा है यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से। क्या लिखी हुई है कि a+b और b+a क्या होगा, सेम होगा। अब मैं इसको वर्बली तुमको बता देता हूँ, वहीं समझ में आ जाएगा। 2 + 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, 3 + 2 को ऐड करोगे 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तो भी 6 आएगा, राइट। अब यहीं पे अगर तुमको मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे हमको करना हो क्या, कम्यूटेटिव लॉ लगाना हो, जिसमें कि हमको अगर देखना हो कि जैसे, एक मिनट रुको, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन मिला के देखते हैं, चलो ठीक है। डिवीजन का एग्जांपल लेते हैं, चलो। 8/4 और 4/8। तो यहाँ पे 8 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो 2 बनेगा, बट 4 को डिवाइड करोगे 8 से तो यहाँ कितना आएगा, 0.5 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। तो ये अगर इतना समझ में आ रहा है तुमको, तो फिर हम लोग आते बढ़ते हैं एक डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। ये बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मैं तुमको बता देता हूँ क्या है। जैसे कि मान लो अगर तुमने यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिख उसको डिवाइड किया 3 से। चलो ठीक है, 3 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं डिवाइड 4 से। बार बार तो डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही हो जाता है, ठीक है। चलो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 4 × 1 = 4 और ये 2 आ रहा है, ठीक है। मैं बोलना ये चाहता हूँ बेटा, ये तो पता होगा ना इतना, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है कोशेंट, ठीक। और ये क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइज़र है, ठीक, ये यहाँ पे डिवाइज़र है, यहाँ पे डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक। अब क्या करना है हमको, ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली वो ये फॉर्मूला बताता है आपको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है, अरे यार रुक जाओ, पेन ना कभी कभी अजीब हरकतें कर देता है। रुको रुको। हम्म, हम्म, चल ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया आपका, ये जो फॉर्मूला है ना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूले से आपस में सब कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो कैसे, डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड लिख दें, चलो ठीक है लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। अब डिवाइजर की जगह पे क्या था बेटा, 4 था, ठीक है। कोशेंट की जगह पे हमारा क्या था, 1 था। रिमाइंडर की जगह पे क्या था, 2 था। देख लो साफ साफ विजिबल है ना यहाँ से। तो 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है, और प्लस में 2 होगा तो कितना बन जाएगा, 6। तो 6 इज इक्वल टू 6, इसलिए हमारा यहाँ पे ये डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। आई होप तुमको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पे। अब इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को, टिपिकली जब हम लोग किसी भी मल्टीप्लिकेशन या उस तरीके की चीज़ें करते हैं ना जहाँ पे हमको ऑपरेशंस को करना हो बड़े नंबर्स का, तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, वहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको आगे जाके इनका फायदा मालूम चलेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना जल्दी जल्दी, जब बगल में घड़ी रखी रहेगी और तुम्हारे सामने एग्जाम का प्रेशर होगा, तुमको कट ऑफ क्लियर करने होंगे, उस टाइम पे तुमको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, जो छोटी छोटी लग रही है, ये सब बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से सुनते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, इसके पीडीएफ्स भी आपको बाद में अपलोडेड मिल जाएंगे, राइट। तो अपने एंड पे नोट बनाओ, बाद में जब पीडीएफ आएगी तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाई 5 की पावर n। क्या है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो हमको यहाँ पे ट्रिक एक बता रहा हूँ, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। सबको पता है बच्चे बच्चे को कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे मेरी बात को समझो ध्यान से कि इसको हम लोग को बड़े नंबर में अप्लाई करना है। 8 5 जा 40 सीखने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, इस वजह से हम तुमको इससे समझा रहे हैं, ठीक है। तो 5 की पावर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। पुट n zeros to the right of the number by which it is multiplied and then divide it by 2 की पावर n। समझो क्या लिखा है, पुट n zeros। अब यहाँ पे बेटा n का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे n लिखा है ना, तो यानी कि 5 की पावर में क्या लिखा है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 ही ना होता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 8 के आगे 0 लगा दो, क्यों, क्योंकि वो बोला है पुट n zeros to the right of the number by which it is multiplied। किससे मल्टीप्लाई किया गया, 8 से। रुक जाओ, किससे मल्टीप्लाई किया गया, 8 से। 8 के आगे मैंने लगा दिया n, तो n जीरो का मतलब हो गया 1 जीरो, तो 8 इंटू जीरो। अब डिवाइड किससे करना है हमको, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर n से। 2 की पावर n का मतलब क्या हो गया बेटा, 1, ठीक है। 2 की पावर n का मतलब हो गया 1। तो यहाँ पे हमने इससे इसको डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा कितना, 40। आंसर समझ में आया कैसे निकाला है। चलो इसको हम लोग थोड़े बड़े नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं, तब तुमको और क्लैरिटी मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। रुको 1 मिनट। हाँ, तो अब हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिया, व्हाट शुड आई टेक, चलो 12 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 की पावर 2। अप्लाई किया जाए, चलो पहले हम लोग इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 × 25 है ना यार, देखो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ, अपने सामने नंबर लिए हैं, अब यहीं पे कर रहा हूँ। 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। एकदम बेसिक सी मैथ्स, 6 4 10, 2 1 2, 300 आ गया आंसर, ठीक है। चलो, अब यहाँ बोला है कि हमको 12 के आगे 2 जीरो लगाने हैं, और उसके बाद जो भी नंबर है उसको 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि हमारा n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये 1200 हो गया बेटा। 1200 2 की पावर 4 कितना होता है, 300। देखो आंसर आ गया। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा इस चीज़ को। एक बार और बड़े से नंबर पे जब सॉल्व करते समय प्रैक्टिस करने होगा ना, तो ये तुम्हारे आदत में बैठ जाएगा। और इसका फर्क अभी नहीं समझ में आएगा, जब बड़े नंबर मिलेंगे मल्टीप्लाई करने को, जब तुम इस तरीके से बच्चों की तरह सॉल्व करोगे ना, तब तुमको ये बात याद आने आएगी, ठीक है। कि ऐसा भी कुछ सर ने बताया था, इससे कर लेते तो जल्दी आ जाता। समझ में आई। चलो, अब देखो आगे देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर 11 to 19। तो 11 to 19 के नंबर्स हैं जो भी, उसके आपस में जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, उसको किस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पे सीखनी है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं तुमको बताऊं कि 13 × 12 कर रहा हो, जैसे मान लो 13 और 12, ध्यान रखना 11 to 19 के बीच में ही है ये, ठीक है, आगे पीछे और कहीं नहीं है। तो 13 और 12 का अगर तुम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो जरा देखो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, पहला, ऐड यूनिट डिजिट ऑफ अ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर, ठीक है। लार्जर नंबर क्या है बेटा, 13 है। अब इसका स्मॉलर नंबर क्या है, 12 है। तो इसका यूनिट डिजिट को हमको किस में ऐड करना है, इसको, इसका यूनिट डिजिट हमको किस में ऐड करना है, 13 में। तो 13 प्लस 2 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई द सम ऑफ बाई द 10। तो यानी कि मल्टीप्लाई द सम रिजल्ट बाई 10, तो इन दोनों को ऐड किया तो 15 आया। 15 को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो 15 × 10 क्या होता है, 150 होता है, ठीक है। 15 × 10 क्या होता है, 150 होता है।
मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स। अब क्या बोला है, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ द बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, 3 और 2 है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया। अब 150 प्लस 6, अगर यहाँ पे अगला बात क्या लिखा है, ऐड बोथ द नंबर्स, तो 150 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक, 13 × 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 156। देखो सेम आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये चीज तुमको थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी, क्योंकि जो लोग पहली बार इस चीज को पढ़ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा क्या ही सर, हम तो पहले बचपन में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते थे, आप क्या नया चीज उठा के समझा रहे हैं। देखो बेटा, बचपन में जब तुम उसको भी मल्टीप्लाई करते थे ना, तब भी वहां बोलते थे अरे सर मल्टीप्लिकेशन की क्या ही जरूरत है, क्या ही काम आएगा। वहां पे भी तुम्हारा नोशन वही था। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नोशन ये है कि हम अब सीख तो गए हैं, नया क्या सिखा रहे हो उसमें। ठीक है, लेकिन बात यह है बेटा, जब इसको तुम अप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारे ब्रेन में जल्दी इंस्टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम जो कर रहे हो ना मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े नंबर्स का, वो टाइम ले रहा है। यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे बैठे बैठे तुम ब्रेन में इस चीज को कर सकते हो, अपने दिमाग में इसको सॉल्व कर डालोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये होता है, कब तुमको सॉल्व करना है कब नहीं करना है, इसका डिसीजन तुम तब लोगे जब तुम इसका एग्जाम देने जाओगे या मॉक दोगे ना, जब तुम्हारे वहां पे नंबर्स के लिए मिलेगा, तब वहां तुमको मालूम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको आराम से समझ लो कैसे बताया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आप जल्दी जल्दी ऐसे भी सॉल्व कर लेते हो, कैलकुलेशन एरर नहीं करते हो, तो देन यू आर गुड टू गो, ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 11। अब यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर है 11, ऐड अ यूनिट डिजिट द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर। अब इस चीज को मैं चाहूंगा कि तुम एक बार अपने से सॉल्व करो, और इसको हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज का आंसर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम किस तरीके से सॉल्व करो। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर चलो मैंने ले लिया 84, इसको हमको 11 से सॉल्व करना है। ठीक है, 11 से सॉल्व करना है। आंसर मैं तुमको बता दे रहा हूँ, आंसर की दिक्कत नहीं, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, और 1 4 जा 4, 1 8 जा 8। ठीक है, 4 8 4 12, 924 तुम्हारा आंसर है। हमको तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर तुम्हारा इस पर्टिकुलर मेथड से आया कि नहीं आया, जल्दी से आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ से तो येस और नो में तुम मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दोगे कि ये आया नहीं आया। तो तुमको जब खुद ही से रियलाइज होगा ना, जब इसको तुम अप्लाई करोगे, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। राइट, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट सी चीज, जिसपे कि एग्जाम में लास्ट में भी क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आते हैं, और भविष्य में भी आते रहेंगे, क्योंकि ये चीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, उनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर पी इन एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 100 फैक्टोरियल को बोलते हैं क्या। 100 तो मान लो मैंने नंबर ले लिया, एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब को हम एन फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना। ठीक है, कल को मैं इसको 24 फैक्टोरियल बोल दूं, 48 बोल दूं, एनी नंबर यू कैन टेक, इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी थिंग। एन इज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नंबर, जो भी तुमको लेना ले सकते हो। ठीक है, वहां पे तुमसे मुद्दे की बात क्या पूछी गई है, हाईएस्ट पावर ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे तुमसे पूछा गया है पावर ऑफ प्राइम नंबर जो है ना, यहाँ पे जैसे तुम्हारा फैक्टोरियल है, अब तुम जैसे मान लो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल आई होप तुमको समझ में आता होगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है इसी के बाद उसी से छोटे छोटे नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करना है। तो मैं समझा देता हूँ एक बार फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या हो गया, आगे जो भी नंबर्स हैं उसके फैक्टोरियल अगर तुम लेते जाओगे, तो उससे छोटे छोटे जो नंबर हैं उसके बाद के, मतलब जो भी उससे पहले छोटे में है, उन सबका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया तुम्हारा 6 फैक्टोरियल। राइट, अब 6 फैक्टोरियल को तुमको यहाँ पे नंबर जो बने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 5 30, 34 जा 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया, 360, 360 इंटू 2 हो गया 720। राइट, तो 720 जो नंबर है, इसमें तुम्हारे कुछ फैक्टर्स ऐसे तो होंगे ना जो कि प्राइम नंबर होंगे, होंगे। अरे 2 तो सामने दिख रहा है, 5 सामने दिख रहा है, तो उसमें तुमसे पूछा गया, मान लो कि हमको 5 की पावर की फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो अब इसी की बात करते हैं। अब हमसे मान लो पूछ लिया गया कि रुको थोड़ी सी जगह बना ले। हमसे पूछा गया कि हमसे भाई बताओ तुम 6 फैक्टोरियल में 5 की पावर, तो 6 फैक्टोरियल में 5 की पावर बतानी है, तो हमको क्या करना होगा, 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 डिवाइड बाई
5 का स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा होता क्या है। बहुत लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा क्या कहता है, अभी मैं फंक्शन का पूरा सेशन लाऊंगा जिसमें आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बताऊंगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फिर आपको मॉडुलस फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके लिए अभी आप वेट करो, बट अभी फिलहाल में हमको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली यू कैन सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1.424, तो यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस वैल्यू को डालोगे ना तो बाहर निकलेगा 1। फंक्शन का मतलब होता है बेटा इसमें कुछ मशीन है एक तरीके की ये, इसमें तुम कुछ इनपुट दे रहे हो तो वो तुमको कुछ आउटपुट दे रहा है। तो तुमने इनपुट में दिया 1.424, ठीक है। अब यहाँ से तुम कुछ वैल्यू निकाल के जो बाहर आएगी ना वो 1 आएगी। सिर्फ इसका इंटीजर वाला पार्ट आएगा। अब देखो इंटीजर तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने इंटीजर को पहले सेशन में डिस्कस कर लिया था। इंटीजर क्या होता है आई होप उस सेशन में जाके देख लो, ठीक है, जो हमारा पहला सेशन है। अगर कंफ्यूजन है तो कल को मैं यहाँ पे बोलूँ कि बेटा -3.484 लिखा हुआ है, तो यहाँ से बेटा क्या आएगी वैल्यू हमारी पता है। यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी -4 आएगी। क्या आएगी हमारी वैल्यू, -4 आएगी। ठीक है, जस्ट जो तुम्हारा नंबर है ना उसके नंबर के थोड़ा से एक नंबर पहले। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई और मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा -2, यहाँ लिखा -3 और यहाँ लिखा -4, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3। ठीक, 1.424 कहाँ रहा होगा बेटा, यहाँ रहा होगा। उससे एक नंबर पहले का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो होगा। अच्छा, -3.484 कहाँ रहा होगा बेटा, यहाँ रहा होगा कहीं ना। तो उससे जस्ट एक नंबर पहले का, मतलब कि हमको किधर की साइड शिफ्ट करना है बेटा, यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। इस वजह से हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 यहाँ पे आंसर हो गया और यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो गया। आई होप तुमको समझ में आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। ये किसी भी तुम्हारे डेसिमल वैल्यू को ना, जो भी तुम डेसिमल में इनपुट करा रहे हो उसमें से तुम्हारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसको तुम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, उसको तुम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, एक ऐसे वैल्यू में जो कि इंटीजर है। ठीक है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को तुम कैसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हो, जो कि इंटीजर है। तो वहां पे जब तुम इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, -4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अच्छा, अब बोलोगे 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। 0 पॉइंट कुछ भी आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा तुमको। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसने बोला कि आपका हमको पूछा क्या है कि हमको प्राइम नंबर में जो p है उसका वैल्यू कितना होगा हाईएस्ट पावर का, वो बता दो भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 1 2, 5 1.2 आया। ठीक है, तो 1.2 आया और 1.2। अब देखो बेटा ऐसे थोड़ा सा ना वर्बली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, अब ज़्यादा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सब चीज़ें आई होप तुमको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे 1.2 आया, तो 1.2 को हमने डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे 25 आ रहा है, ऊपर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी बेटा 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी ना। ठीक है, 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हमको ऑब्वियसली पता है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो 0 में ही आएगी वैल्यू। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। और 0 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। अब आगे की वैल्यू जो भी होगी 5 का स्क्वायर बनाओ, 5 का क्यूब बनाओ, 5 की पावर 4 लिखो, वो सारा का सारा वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आती है बात। तो इस वजह से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। तो अगर हमसे भी पूछा कि 6 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर क्या निकली, तो कितनी निकली, 1 निकली। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब चलो इसको हम लोग फंडामेंटली बेसिक में जाके चेक करें क्या, कि 6 का फैक्टोरियल हमने जो लिखा है उसमें 720 है तो उसका वैल्यू हाईएस्ट पावर 5 कैसे आया। तो बेटा इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल तो तुमको साफ साफ सारा दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा 6 फैक्टोरियल जब हमने निकाला था हमारा वैल्यू कितना आया था, याद है ना, कितना आया था, 720 आया था, राइट। तो 720 का मतलब हमारा ये हो गया कि, एक मिनट, 720 का मतलब ये हो गया कि इसको जब तुम डिवाइड करोगे ना तो 360 बना, 180 बना, 90 बना। अभी मैं एलसीएम की भी क्लास लूंगा तो वहाँ समझ जाना फिर से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार 5 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
टू की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब जरा तुम टू की पावर का सॉल्व करना अपने से, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यही चीज करना है, 6/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 6/2 का पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 6/2 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुम्हारा यहीं पे दिख जाएगा, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 6/2 का मतलब हो गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे 1.1 का कुछ निकालेंगे तो यहाँ 1 का वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, 3 का वैल्यू आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो हमारा 2 का पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे दिख भी रहा है कितने 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 1 लिखा है, 3 के लिए तुम सॉल्व करके दिखाना मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना किस आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा 3 के लिए कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। अब ये चीज तुम्हारी बहुत सिंपल थी, कब तक, 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल को हमको दिख रहा है ना यार कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल में क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। कल को तुमको बोले 999 का फैक्टोरियल, ये बैठ के करोगे क्या, ऐसे नहीं करोगे, ऑब्वियसली टाइम नहीं है उतना करने का, ठीक है। तो वहां पे तुमको करने के लिए क्या तरीका है, जो अभी मैंने बताया, समझ में आई बात, जो अभी मैंने बताया उस तरीके से आप बड़े से बड़े कोई भी फैक्टोरियल दे दो, चाहे वो भले तुमसे 1000 फैक्टोरियल ही क्यों ना पूछ दे, ठीक है, उसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। अब ये सारी चीजों को आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीजों का, ठीक है। तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे p की पावर में क्या लिखा है, r लिखा है, p की पावर में, ये सॉरी पावर में, ये p की पावर r, ठीक है। तो p की पावर r लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल, n का नंबर जो है p की पावर r से लेके p की पावर r+1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो उस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स थी हमारी। अब थोड़ी सी चीजों को और लेते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा जाएगा बेटा, लेकिन साथ में देख लो सारी चीजें एक बार में खत्म हो जाएगी। अगले सेशन से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, किसका, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो तुम्हारे बैंकिंग का होगा पेपर, एसएससी का पेपर होगा, इवन एमबीए के भी जो एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के जो पेपर में क्वेश्चंस अगर रिपीट हुए हैं, वहां पे किसी भी तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी पेपर में क्वेश्चन आया है, हम ट्राई करेंगे कि सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद जो भी चीजें छूट जाएंगी उसको फिर तुम किस में सॉल्व कर सकते हो, जब हम लोग पीडीएफ देंगे क्वेश्चन की तो वहां पे तुम जाके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या होता है बेटा, देखो साइक्लिसिटी का मतलब समझो पहले, फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 0 1 5 एंड 6 लिखा है, इफ द डिजिट्स आर रेज्ड टू एनी पावर द यूनिट डिजिट विल रिमेन इटसेल्फ। साइक्लिसिटी का मतलब बेटा ये होता है कि तुम्हारा यूनिट डिजिट किस तरीके से पावर में जब ले रहे हो ना नंबर को, तो वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 2, 2 को अगर मैंने पावर में लिया 2 के तो हो गया 4, ठीक है। फिर से तुम 2 का क्यूब लोगे तो हो जाएगा 8, फिर लिखोगे 2 की पावर 4 लिखोगे तो फिर हो जाएगा 16, फिर लिखोगे 2 की पावर में तुम अगर उसको आगे बढ़ाओगे एक बार और 4 बनाओगे तो हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो यूनिट डिजिट है ना वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उस चीज को वो बता रहा है। अब इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं 0156 का वैल्यू। जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 25, यूनिट डिजिट क्या है बेटा 5 है ना। अब 25 की पावर में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 625, देखो यूनिट डिजिट फिर से देख रहा हो, ये है ब्यूटी। यहाँ पे यूनिट डिजिट तुम्हारी 5 थी, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है 5, क्यों, क्योंकि हमारी जो साइक्लिसिटी ऑफ एनी पावर ऑफ अ यूनिट डिजिट इज अ नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अगर तुम इसके पावर में नंबर लेते भी जाओगे ना तो कभी भी तुम्हारा वैल्यू जो यूनिट डिजिट का होगा वो हमेशा क्या बनेगा 5 बनेगा। इन केस ऑफ 0 1 5 6 देख सकते हो, 1 का तो कभी भी स्क्वायर करो यार हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करो, 5 का जो 25, 25 का स्क्वायर करो 625, या 5 5 का अगर इस तरीके से भी करें, मान लो जैसे कि 5 की पावर 1 करोगे तो फिर 5, 5 का पावर स्क्वायर करोगे तो फिर 25, देखो यूनिट डिजिट ध्यान देते जाना, फिर 5 का पावर क्यूब करोगे तो फिर 125, फिर 5 की पावर 4 करोगे तो फिर 625। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हमेशा तुम्हारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन रहा है 5 का ही बन रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर 6 ऑल्सो, तो 6 का पावर में अगर 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 का पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम 6 का भी पावर निकालोगे ना तो हमारा हमेशा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 ही बनेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ 0 1 5 एंड 6 यार हमेशा ध्यान रखना कि जो साइक्लिसिटी होता है नंबर का वो हमेशा क्या होता है यूनिट डिजिट इटसेल्फ होता है, मतलब वही नंबर होता है हमारा, राइट। समझ में आई इतनी बात। अच्छा अब देखते हैं हम लोग 4 का बेटा, तो डिजिट 4 है द साइक्लिसिटी ऑफ टू नंबर 6 एंड 4 विद द सब्सिक्वेंट रिपीटिशन, ठीक है। जरा सोचो जरा मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि मैं जो भी तुम्हारा 4 होगा ना 4 का जो सब्सिक्वेंट रिपीटेशन में हमारा होगा वो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है।
उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। अब कोई अपने मन में टेबल गिनना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, अगर मैं बोल रहा हूँ 4 की पावर में 1, तो 4 की पावर में 1 हो गया 4, 4 की पावर में 2 हो गया क्या 16, 4 की पावर में 3 हो गया क्या 64। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर में 4 हो गया तो क्या हो गया 256। तो ये हो गया 4, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। देख रहे हो, पहले 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर अगला 4 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कल को तुमसे पूछेगा 4 की पावर 1000 में बताओ, तो तुम इजीली बता दोगे कि हमारा 1001 वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। आंसर समझ में आया कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ये है तुम्हारी बात। सेम गोज फॉर 9। 9 के लिए भी बेटा क्या करना है, आप 9 का करो, 9 का पावर में 1 लो तो 9 होगा, 9 की पावर में 2 लो 81 होगा, तो यूनिट डिजिट कितनी बनी 1 बनी। फिर 9 की पावर 3 बनाओगे तो 9 की पावर 3 कितनी होती है, 9 9 जब 81 होता है, 81 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 729। तो यूनिट डिजिट फिर से आपकी कितनी बनी 9 बनी। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट को बनाते चले जाओगे, तो वो आपको फॉर्मली 9191 का सीक्वेंशियल रिपीटेशन देगा। ठीक है, तो वहां से आप चीजों को निकाल सकते हो। 2 का मैंने याद करो अभी बताया था, देखो यहाँ पे लिखा है ना 2486, तो इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 नंबर का होता है। इसको मैं बता देता हूँ, 3 का भी सेम ऐसे ही जाएगा। 2 का पावर 2 में 4 बन गया, ठीक। 2 की पावर 3 अगर, एक मिनट, 2 की पावर 3 बनाओगे तो 8 बन गया, 2 की पावर 4 बनाओगे तो 16 बन गया, 2 की पावर 5 बनाओगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32। और यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 आ जाएगा। देखो, पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर से आफ्टर दैट 2 आ रहा है। तो 2 4 8 6, फिर उसके बाद कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो रिपीटेशन है वो चल रहा है, 2 4 8 6 फिर 2, फिर 2 4 8 6 2, 2 4 8 6 2। तो आपका जो साइक्लिसिटी है वो कितने नंबर का हो गया 4 का। सेम गोज फॉर 3। 3 का पावर 1 3, 3 2 जा नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 3 का फिर पावर 3 करोगे तो 27, 3 का पावर फिर 4 करोगे तो 81, फिर 3 के पावर 1 करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, चलता जाएगा 3 का पावर में। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो साइक्लिसिटी हो जाएगी वो भी 4 नंबर की होगी, किस तरीके से 3971। राइट, समझ में आती है इतनी बात? तो इस तरीके से आपका ये साइक्लिसिटी का नंबर होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना जब इसका, तब तुमको समझ में आएगा। सारे जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो या तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, या डायरेक्टली मैं एग्जाम से उठा के तुम्हारे सामने क्वेश्चन दूंगा। और जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, इसी से ही हमको सॉल्व करना है सारी चीजें, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, चुपचाप शांति से इन चीजों को हमको याद रखना है, कैसे कैसे किया जा रहा है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको सीधा सीधा जाके पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो चाहे एसएससी कर रहे हो, आपको वो सीधा लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पास पढ़ने के लिए और भी चीजें हैं, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द पेपर व्हाट यू आर गिविंग। ठीक है, तो आपको और भी चीजों को देखना है, तो अकॉर्डिंगली चीजों को हमको प्रैक्टिस वाइज करते जाना है। राइट, समझ में आई बात? तो चलो आज के लिए सेशन के लिए इतना रखते हैं हम। आगे फिर इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो उसको, ये वीडियोस को भेजो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम लोग को और इस तरीके के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।